हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 4 तक ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी की जो बुक होती है वो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो या पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर आप टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो सभी के लिए जो एनसीईआरटी बुक्स होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो एग्जामिनर की तरह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एनसीईआरटी बुक के आधार पे ही क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। और हमारी सीटेट की भी डेट आ चुकी है, जो 31 जनवरी को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 31 जन से पहले मैं आपको 6 to 8 क्लास तक की जो बुक है लेवल 2 के लिए वो कंप्लीट करवा दूं। ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो इन बुक को मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी 31 जनवरी से पहले। और लेवल 1 के लिए क्लास 3rd to 5th तक की जो ईवीएस की बुक है उसे भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो कोशिश यही रहेगी। लेसन नंबर या फिर चैप्टर नंबर 5 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। सही बात है। जब हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था ज्योग्राफी का, तो हमने देखा था कि जो पृथ्वी है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जो मानव जीवन के लिए जीवित रहना संभव हो पाता है पृथ्वी पे, जहाँ पे हमारी जो भी आवश्यकता हो वाले जो तत्व होते हैं वो भी हमें इजीली प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ भूमि, जल, हवा आदि जो भी मनुष्य की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार पृथ्वी पे सारी जो तत्व है वो उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर रहना मनुष्य के लिए काफी आसान रहता है। यहाँ पे आसानी से अपना जीवन यापन भी कर पाते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से घटक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से पूरा पैराग्राफ हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आपके लिए आने वाला जो एग्जाम है आपका, चाहे वो DSSB का हो या KVS का एग्ज़ाम आने वाला हो, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि पृथ्वी का ठोस भाग, यानी कि पृथ्वी का जो कठोर भाग होता है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर मनुष्य रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वायुमंडल किसे कहा जाता है? गैस की जो परतें होती है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पे हमें जो गैसें प्राप्त होती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। ये सारी गैसें कहाँ पाई जाती है? ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जहाँ पे जल पाया जाता है अधिक मात्रा में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि जलमंडल में जल की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है। बर्फ दे दिया जाएगा, जल दे दिया जाएगा आपको, जल वाष्प दे दिया जाएगा या फिर उपयुक्त सभी दे दिया जाएगा आपको 4th ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमारा उपयुक्त सभी रहेगा, क्योंकि बर्फ भी पाई जाती है, जल भी पाया जाता है और जल वाष्प तीनों चीजें हमारे जलमंडल की अवस्थाओं के अंतर्गत आती है या फिर जलमंडल में सम्मिलित होती है। तो यहाँ से ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जीव मंडल क्या है? जीव मंडल एक लिमिटेड एरिया है जहाँ पे स्थल यानी कि भूमि, जल यानी कि पानी या फिर वाटर, हवा आदि सब चीज मिलते हैं। वहाँ पे जो सभी प्रकार के जो जीवन होते हैं, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो या फिर जानवरों का जीवन हो, वो सब संभव हो पाते हैं क्योंकि जो भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है वो आसानी से प्राप्त हो पाती है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग भूमंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। भूमंडल
पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी का जो कठोर भाग होता है उसे हम भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये किससे बना होता है भूमंडल? ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए जो पोषक तत्व है वो आसानी से पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से में? स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो भी विश्व के महासागर है वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी कि समुद्री जल का जो तल होता है सभी जगह कैसा होता है? समान होता है, इक्वल होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, यानी कि जो स्थल की ऊंचाई होती है, वो जो हाइट होती है उसे किससे मापा जाता है? उसे समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है और जिसे हम क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं, जीरो मानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा शिखर है नंबर 1 पे आपको क्या याद रखा है? माउंट एवरेस्ट। और अगर हम ऊंचाई की बात करें या फिर ये कितना ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि तो इसे याद रखिएगा कि जो विश्व का गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है और इसकी जो अगर गहराई की बात करें कितनी है? 11,022 मीटर है या आपको 11,033 मीटर दे दिया जाए, दोनों ही हमारे पॉइंट्स ठीक रहेंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बॉक्स वाले इम्पोर्टेंट है, क्या आप जानते हैं? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि न्यूजीलैंड के कौन थे? न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी और भारत के थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और ये कब गए थे? 29 मई 1953 में गए थे, तो याद रखना इसे भी। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। इम्पोर्टेंट है, जापान की जो जुंको ताबेई थी जो विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, याद रखिएगा, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है और यहाँ पे मेल की बात हो रही है। तो आपको बाहर के भी यानी कि अदर कंट्री का भी याद रखना है और इंडिया में कौन गया था उनके भी नाम याद रखने हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो बछेंद्री पाल जी थी उन्होंने एवरेस्ट पे कदम कब रखा था? 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और अगर विश्व की बात करें, विश्व में कौन थी जो पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे गई थी? जुंको ताबेई। और ये कब गई थी? 16 मई 1975 को गई थी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने हैं पृथ्वी पर? 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। यानी कि इसमें जो आपको बताएगी कि जो अगर हम स्थल की बात करें, स्थल का जो बहुत बड़ा जो भाग है हमारा, ये कहाँ पे ही? हमारा उत्तरी गोलार्ध में। ये क्या है हमारा? ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इसे याद रखना आपको, 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध होता है।
और मकर रेखा जो होती है वो हमारी दक्षिणी गोलार्ध में होती है, इसे याद रखना है। और जो विषुवत वृत्त होता है या फिर हम इसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश में होता है। और ऊपर यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध की बात करें, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देख रहे हो कि यहाँ हमें कर्क रेखा देखने को मिलेगी। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है वो विश्व का यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये पृथ्वी के कुल कितने तिहाई भाग में फैला हुआ है? ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप कहाँ स्थित है? ये महाद्वीप हमारा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है? हमारा पूर्वी गोलार्ध होता है हमारा, और ये हमारा होता है पश्चिमी गोलार्ध, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या स्थित है? यहाँ पे हमारा एशिया महाद्वीप स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और जो कर्क रेखा होती है ये इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, यानी कि जो एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है जो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है या फिर बांटता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो इसे याद रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है? हमारा एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में। और ये है हमारा यूराल पर्वत। ये जो यूराल पर्वत है ये यूरोप और एशिया को क्या करता है? अलग करता है, और एशिया महाद्वीप को कर्क रेखा काटती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं यूरोप के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप महाद्वीप एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये जो महाद्वीप है कहाँ स्थित है? एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो आर्कटिक वृत्त है, जो गोला है, वो इससे होकर गुजरता है यूरोप महाद्वीप से। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, और जो यूरोप महाद्वीप तीनों तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ये रहा हमारा यूरोप महाद्वीप। ये कहाँ है? हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप से छोटा है। और यूराल पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप से क्या करता है? अलग करता है। और जो यूरोप महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? पश्चिम भाग में स्थित है, और ये हमारा पूर्वी भाग पड़ता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा सारा पश्चिमी भाग पड़ेगा। चलिए अगला महाद्वीप हमारा कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा जो भाग है कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत वृत्त रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। सारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो इम्पोर्टेंट है, सारा का जो रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ स्थित है? ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। और ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ये चारों तरफ से कैसे घिरा हुआ है? चारों तरफ से हमारा समुद्र से और महासागरों से घिरा हुआ है। और अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि जो नील नदी है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो कहाँ से गुजरती है? ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये क्या है हमारा? ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है सबसे बड़ा। यहाँ पे हमारी नील नदी भी है और सारा मरुस्थल भी। सारा मरुस्थल जो है वो सबसे गर्म मरुस्थल है हमारा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप है जो विश्व में सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में हमारी विषुवत वृत्त रेखाएं जारी है, और ये हमारी जो मकर रेखा है वो भी हमारी अफ्रीका महाद्वीप को
से होकर गुजरती है और जो कर्क रेखा है वो भी हमारी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा, विषुवत व्रत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं हमारी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। डीएसएसबी का एमसीडी का जो एग्जाम हुआ था पीआरटी का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत व्रत और मकर रेखा गुजरती है। का आंसर था अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अगले महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है वो विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे आप लोग को याद रखना। पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप आएगा और दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप आता है। तीसरे नंबर का हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तीसरे नंबर का। क्रम में भी आपको याद रखना है, ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये जो महाद्वीप है कहाँ स्थित है? उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये जो महाद्वीप है 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये क्या है? हमारा उत्तर अमेरिका है और ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये जो इनके बीच को जो जोड़ते ये क्या है? हमारी पनामा स्थल संधि के नाम से जानते हैं इस पार्ट को। 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, यानी कि पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है उत्तरी अमेरिका, और पूरब में अटलांटिका से घिरा हुआ है, और उत्तर की तरफ से आर्कटिक। तो इसे याद रखना। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि क्या है? समुद्रों तथा महासागरों को जोड़ता है, इसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है कौन सी है? हमारी पाक जल संधि है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी है, ये हमारा क्या होता है? हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट होता है। और जो उत्तरी अमेरिका कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और मकर रेखा भी हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा हमारी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? एक है प्रशांत महासागर स्थित है और सेकंड नंबर पे आर्कटिक महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर दक्षिण अमेरिका के पूर्व एवं पश्चिमी भाग में स्थित है, तो याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एडीज हमारी, ये इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कैसे फैली हुई है? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अमेजन नदी सबसे बड़ी है विश्व में। और अगर लंबाई की बात करें, लंबाई में हमारी कौन सी है? नील नदी सबसे बड़ी है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए अगला महाद्वीप कौन सा है हमारा? अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और जो दक्षिणी ध्रुव है इस महाद्वीप के कैसे स्थित है? इस महाद्वीप के मध्य में, यानी कि बीच में स्थित है। क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है,
इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो इसलिए ये कैसा ढका रहता है, ये मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता और अंटार्कटिका में किसी प्रकार का जो स्थायी मानव है वो निवास नहीं करता है, यहाँ पे नहीं रहता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। रिसर्च सेंटर जो होते हैं वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत के अगर रिसर्च सेंटर की बात करें कौन कौन से, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। ये कहाँ स्थित है, ये हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। अभी मैंने आपको बताया था ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये कैसा सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा, और ये हमारा कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पहले नंबर पे हमारा एशिया महाद्वीप आता है, सेकंड नंबर पे हमारा अफ्रीका महाद्वीप आता है जो विश्व में सेकंड नंबर पे बड़ा है, और थर्ड नंबर की बात करें थर्ड नंबर पे हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है जो विश्व में तीसरे नंबर का महाद्वीप है, और चौथे नंबर का जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है। अमेजन नदी, एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जलमंडल के बारे में डिस्कस करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं, इसे नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है, यानी कि जो पृथ्वी का 71% भाग है वो कैसा है, जल है, तथा 29% भाग कैसा है, स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक यानी कि 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, यानी कि खारे जल का प्रयोग हम लोग नहीं करते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि अगर हम बहुत सारे जल की बात करें तो जो बहुत सारा जल है वो कैसा हमारा खारा जल है, और जिस जल का हम प्रयोग करते हैं वो कैसा है, अलवण जल कहते हैं, जिसे हम मनुष्य इस्तेमाल करते हैं या फिर मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलवण जल है यानी कि जो इतना प्रतिशत पानी यानी 2.5% अलवण जल है जिसे मनुष्य अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो पानी है ये कैसा होता है, हमारा खारा पानी नहीं होता। और महासागर यानी कि 97.5% पूरे परसेंट इसका भाग निकाला था कि 97.5% जो भाग है वो कैसा महासागरों का है, और ये पानी कैसा होता है, ये खारा पानी होता है। इसका जो प्रयोग है मनुष्य नहीं करते, इसलिए पृथ्वी पे पानी की जो है बहुत कमी है, शॉर्टेज है, इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग महासागर के बारे में डिस्कस करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। कौन कौन से, बड़े आकार से छोटे आकार की बात करें तो 5 महासागर कौन कौन से। नंबर 1 पे आपको प्रशांत महासागर को याद रखना है। नंबर 2 पे अटलांटिक महासागर को याद रखना है, और नंबर 3 पे आपको हिंद महासागर को याद रखना है। नंबर 4 पे आपको दक्षिण महासागर को याद रखना है, तथा नंबर 5 पे आपको किस महासागर को याद रखना है, आर्कटिक महासागर को याद रखना है। तो ये कैसे है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर बताया गया है। तो ये सीरीज भी आप लोगों से कभी कभी एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रशांत महासागर कैसा है, सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कभी कभी एग्जामिनर के द्वारा डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग यानी कि जो मैरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर
लगभग वृत्ताकार है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है कैसा है, वृत्ताकार है, यानी कि गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। और प्रशांत महासागर के एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसके चारों ओर स्थित है। सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। ये कैसा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। और इसकी यानी कि पश्चिमी भाग पर क्या स्थित है, पश्चिमी किनारे पर इसके उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। और अटलांटिक महासागर की अगर तट रेखा की बात करें कैसी है, दंतुरित है। कैसी है, दंतुरित। दंतुरित यानी कि इस तरीके से ये जो दांत की शेप में बनाई गई है बीच बीच में से इस तरीके से, तो ये कैसी है, ये दंतुरित तट रेखा होती है। ये अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्रकृति पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है वह कैसा है, व्यापार करने का सबसे व्यस्त महासागर है। चलिए तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका जो नाम है किसी देश के नाम पर रखा है। ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार, ये महासागर कैसा है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल के शेप में। इसके उत्तर में एशिया, अगर इसके उत्तर की बात करें तो क्या है, एशिया है। और पश्चिम में अफ्रीका स्थित है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नंबर 4 पे कौन सा महासागर है, दक्षिणी महासागर। अटलांटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। और दक्षिणी महासागर जो है वो अटलांटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अटलांटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। नंबर 5 पे कौन सा महासागर आता है, आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है, उत्तर की तरफ स्थित है। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। और आर्कटिक महासागर है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी व्रत में स्थित है तथा ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। चलिए वायुमंडल के बारे में डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी जो है वो चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे किस नाम से जानते हैं, जिसे वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायु की यह पतली परत इस गृह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी क्या करता है, बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। कितनी परतों में बांटा जाता है, 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, अगर इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए नंबर 1 पे सौमंडल, नंबर 2 पे समताप मंडल, नंबर 3 पे मध्य मंडल, नंबर 4 पे आयान मंडल तथा नंबर 5 पे बहिर्मंडल आता है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे एग्जामिनर जो है वो डायरेक्ट आपको दे देंगे कि ये सीरीज में आपको लगाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो नंबर 1 पे क्या है, हमारा सौमंडल है, नंबर 2 पे हमारा समताप मंडल, नंबर 3 पे मध्य मंडल है, नंबर 4 पे हमारा आयान मंडल है और नंबर 5 के क्या है, हमारा बहिर्मंडल है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। और हमारा जो वायुमंडल है किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है और नाइट्रोजन से बना हुआ है, 2 गैसों से बना है।
जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। ये कितना है? ये साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। अगर हम आयतन के हिसाब से बात करें, वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, तो नाइट्रोजन कितनी है? 78% है तथा ऑक्सीजन 21%। और जो ऑक्सीजन है कैसी है? आयतन के आधार पे 21% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाएगी कि नाइट्रोजन कितनी % है या फिर ऑक्सीजन कितनी % है। तथा दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो इनकी मात्रा कितनी? इनकी मात्रा 1% है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन गैसों। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जो गैस है वो किस लिए आवश्यक है? सांस लेने के लिए आवश्यक है। और जबकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो प्राणियों की वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। जिससे क्या रहती है? हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके लिए आवश्यक है? पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ये पूछ भी लिया जाएगा कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। ऊंचाई तथा वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। यानी कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो है कैसा होगा? ये घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। मतलब आसानी से हम लोग सांस नहीं ले सकते। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाना पड़ता है साथ में, जिससे कि वो सांस ले सके। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। यानी कि ऊपर की ओर जाने में तापमान कैसा है? तापमान माइनस होता रहता है या घटता रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। यानी कि जो वायुमंडल है क्या करता है? पृथ्वी पर दबाव डालता है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसा रहता है? अलग रहता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। यानी कि कुछ क्षेत्रों में क्या अधिक दाब महसूस होता है और कुछ क्षेत्रों में कम दाब महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। और जो वायु है कैसे बहती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? हम पवन के नाम से जानते हैं या फिर पवन कहते हैं, हवा कहते हैं। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए जीव मंडल के बारे में डिस्कस करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वे भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यानी कि जो जीव मंडल है वो स्थल, भूमि और जल तथा हवा के बीच का एक लिमिटेड भाग है, लिमिटेड एरिया है। यहाँ पे जो जीवन है वो मौजूद होता है। जानवर भी रह पाते हैं और मनुष्य भी रह पाते हैं आसानी से। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल है, मनुष्य होगा या फिर प्राणी की बात करें, ये सभी कैसे? ये एक दूसरे से जीव मंडल से जुड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहले पे जंतु जगत और सेकंड पे पादप जगत विभक्त किया जाता है या किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, ढलुआ भाग पर मिट्टी का जो कटाव है कैसा होता है? तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में क्या होता है? परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। यानी कि सुनामी आई थी उस टाइम, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था वो कैसा हुआ था? पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। ये जल दूसरे जीवों को भी क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं, वायु को गंदा करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु का क्या है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है या फिर महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो गई है, वृद्धि ही रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम भूमंडलीय तापमान के नाम से जानते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। चलिए यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आंसर पहले ही मेंशन कर लिए ताकि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो एनसीईआरटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तथा यूरोप को अलग करती है? कौन सी करते भी हमने डिस्कस कराई है, यूराल पर्वत श्रृंखला। सेकंड में पूछा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कैसे जुड़ा हुआ है? कैसे जुड़ा हुआ है? स्थल संधि से जुड़ा हुआ है या फिर पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है? तो इसे याद रखना है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? ये 78% पाई जाती है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? कौन सा स्थल मंडल है या फिर हम इसे कहेंगे भूमि मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। तो सबसे जो गहरा महासागर वो मरियाना गर्त है। वो 11,022 या 11,000 अगर 33 आपको दे दिया जाए तो ये आपका सही रहेगा। सेकंड में पूछा डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। कौन से देश का? हिंद महासागर जो है वो भारत के नाम पे रखा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा है खालिस्तान स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। कौन सा था? अभी हमने डिस्कस ही किया था, जीव मंडल। यहाँ पे हमें स्थल यानी कि भूमि जल हवा आसानी से प्राप्त हो जाती है और यहाँ पे प्राणी जानवर भी रह पाते हैं और मनुष्य भी रह पाते हैं अपने जीवन यापन के लिए। और ये दोनों कैसे थे? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर रहते हैं। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है।